अब चलते हैं। आज हमारे साथ इस मंत्रणा में, इस बातचीत में एक और ख़ास मेहमान है। प्रकाशदीवान.in के हमारे साथ प्रकाश दीवान मौजूद हैं इस वक्त। प्रकाश सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं इनफैक्ट मनीष जी से, आपसे पहले जो विशेषज्ञ थे हमारे साथ, उनसे भी ये प्रश्न पूछ रहा था कि हम बहुत स्मूथ एक राइड में थे और लास्ट जून से तो स्पेशली हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हमेशा देखा है। ट्रेडर्स हर डिप को ग्रिप कर रहे थे, बट हमारे पास अब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सेबी का सर्कुलर और एफआईएस की एग्जिट, उनकी प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव रही है इससे पहले। जियोपॉलिटिकल टेंशन, सब कुछ अगर आप देखें एक साथ आ गया है। आपका व्यू क्या है? अभी बाजार किस फेज में जाएगा? यहाँ से थोड़ा सा अनवाइंडिंग प्रेशर रहेगा क्या एफआईएस का? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, मार्केट जब भी नए स्तर पे आता है और नए हाईज रिपीटेडली बनाता है, तो हर बार ये अटकलें लगनी शुरू हो जाती है कि ये सस्टेन होगा कि नहीं, या इसके बाद क्या चाल आएगी। वो अनचार्टेड टेरिटरी सी होने लगती है। और आप ये देखिए, नया हाई बनता क्यों है? नया हाई निफ्टी में या सेंसेक्स में इसलिए बन रहा है कि आपका निफ्टी या सेंसेक्स की जो गठित कंपनी है, उन कंपनीज के वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए। तो जब जब वैल्यूएशन स्ट्रेच होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के लिए प्रॉफिट बनता ही है और प्रॉफिट बुकिंग आती है। बट मुझे निफ्टी में ये जो चाल आई 26,000 प्लस से वापस 25,000 पे हम आने की दौर कर 25,500 पे आ गए, डर इससे नहीं लगता। डर लगता है जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर आप पिछले 15 दिन या 30 दिन का डेटा देखें, उसमें एडवांस डिक्लाइन से एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन, ये एक ऐसा पैरामीटर है जो नॉर्मली हम लोग डेली देखते हैं, दिन भर देखते हैं, लेकिन उसका इवैल्यूएशन या आकलन कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं निकालते। बट मीडियम टर्म बेसिस पे देखेंगे ना वीरू, तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा हो रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी 25-30% नीचे हैं अपने हाई से। तो निफ्टी तो 5% भी नीचे नहीं आया है, लेकिन ये सॉरी 2% भी नीचे नहीं आया, लेकिन हम लोग ने स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट अच्छी खासी देख ली है। उसका कारण ये है कि जो रोटेशन हो रही है सेक्टर्स की, वो बहुत बहुत जल्द उससे हो रही है, पेस पे हो रही है। और जो ट्रिगर्स आ रहे हैं इंटरनेशनली, चाहे वो यूएस इन्फ्लेशन को, इंटरेस्ट रेट कट्स को लेके हो, या ये जो ईरान और इसराइल का जो संघर्ष है, या यूक्रेन रशिया वाला पहलू है, चाइना के डायनेमिक्स हैं, सभी जगह से आपको ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट इन ट्रिगर्स पे वल्नरेबल होता जा रहा है, वीक पड़ रहा है। तो पहले ये था कि हमारी अर्निंग्स ग्रोथ, लिक्विडिटी, मोमेंटम सब बहुत बरकरार था, तो ये सब इग्नोर हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये पलड़ा थोड़ा सा, आप सही कह रहे, ईजिंग आउट होगा। वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच है, तो यहाँ से नया पैसा लगाने में आदमी दो बार सोचता है, और सोचना चाहिए भी। आई वुड बिलीव देयर विल बी कंसोलिडेशन, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, सेक्टर रोटेशन होगा। और जो इस साल से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हमें ये समझना है कि हमारे पोर्टफोलियो का हुलिया क्या है। निफ्टी के नए हाइस पे हम सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो 25% नीचे है, उसका कोई मतलब नहीं। तो आपको कैपिटल प्रिजर्व करना, ज्यादा फोकस करना चाहिए। और बाकी की चीजें जो है उनको थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते प्रकाश, आप क्योंकि कह रहे हैं कैपिटल प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, तो चांसेस हैं हम यहाँ से आगे और फिसलेंगे। तो हैं। सिर्फ ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से डर है, या फिर कहीं ना कहीं डर ये भी बन रहा है कि शायद ये Q2 नंबर्स में भी कुछ पॉकेट्स डिलीवर ना करें? गुड मॉर्निंग अर्शदा। नहीं, हो सकता है। देखिए, नंबर्स में डिलीवरेंस अगर वीक रहती है तो मार पड़ना ही पड़ना है, चाहे आपके पास जो भी परिबल हैं जो पॉजिटिव है, मोमेंटम वाले। उसका कारण है कि मार्केट या स्टॉक्स का बिहेवियर, जिसको हम कहते हैं इज अ स्लेव टू अर्निंग्स, मतलब अर्निंग्स के बलबूते हर चीज चलती है। उसमें समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन अगर अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगी, और अगर अर्निंग्स ग्रोथ वीक है तो स्टॉक प्राइस गिरेंगे भी सही। मुझे जो लगता है कि कुछ पॉकेट्स जहां पे ओवर वैल्यूएशन है, उसमें अनफॉर्चुनेटली पीएसयूज है, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ की रफ्तार बड़ी नहीं है, ऑर्डर बुक की रफ्तार बहुत बड़ी। सो अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो कुछ सेक्टर्स में, कुछ कंपनीज में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है। चाहे वो डिफेंस में शिप बिल्डिंग की कंपनीज हो गई, एचएल टाइप कंपनीज हो गई, बीडीएल जैसे कंपनीज हो गई, और पावर में अगर आप देखिए तो बीएचईएल और सो आई थिंक अर्निंग्स थोड़ी सी डिसअपॉइंट करेंगी, तो मार्केट उसका वो लेगा, कॉग्निसेंस कर लेगा। और उस लिहाज से थोड़े से पोर्टफोलियोज में एलोकेशन चेंज होंगे।
जहां अर्निंग्स इंप्रूव हो सकती है अर्षदा, वो देखें अगर, तो बैंकिंग में आपको इंप्रूवमेंट, जैसे पीएनबी ने अभी नंबर दर्ज किए, मुझे तो कोई समझ नहीं आया कि इसमें, मैं पीएनबी रेकमेंड नहीं कर रहा, बट पीएनबी में नंबर्स के इंप्रूवमेंट एक इंडिकेशन है कि काफी पीएसयू बैंक्स में इस टाइप का आपको हुलिया दिखना शुरू, चाहे वो कैनरा बैंक हो, बीओबी हो। तो इंप्रूवमेंट इन क्वार्टरली नंबर्स अगर आया तो वो बैंकिंग से आ सकता है। दूसरा केमिकल्स में से आ सकता है। तीसरा आपको हो सकता है कि जो इनपुट साइड और ये जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं उसमें मेटल्स में से आ सकता है, हाइड्रोकार्बन में आ सकता है। सो इस टाइप की कंपनी, इस टाइप के सेक्टर्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको अर्निंग्स के लिहाज पे एटलीस्ट सपोर्ट मिलेगा। अगर मार्केट गिरता भी है तो ये स्टॉक्स कम गिरेंगे या जल्दी चलना शुरू हो जाएंगे जब इंप्रूवमेंट आ जाए। ओके, अच्छा, एक दो स्पेस को और यहाँ पर थोड़ा सा टच करके निकलते हैं प्रकाश सर। ये हमने इस बार इंश्योरेंस स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, चाहे वो आपका मैक्स लाइफ हो, आईसीआईसीआई में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। इसमें आपका इन तीनों चारों स्किप्स पे से आपका प्रिफर्ड कौन सा है इस वक्त? तो वीरू, मैं हमेशा इस सेक्टर को प्ले करता हूँ बास्केट अप्रोच से। मतलब मुझे एक चीज समझ आई है कि स्पेसिफिक न्यूज फ्लो के हिसाब से, डेवलपमेंट्स के हिसाब से कई बार कुछ कंपनीज में चाल अच्छी आती है, कहीं में नहीं आती है। और ज्यादातर अगर आप देखें तो इनके पिछले 5 साल के ग्रोथ रेट्स जो बिजनेस के हैं वो मोस्टली पैरेलल रहे। और खास करके मैं लाइफ इंश्योरेंस वाले प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में देखें, नॉन लाइफ में थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है ट्रैजेक्टरी में, क्योंकि बिजनेस मॉडल्स अलग है। पर लाइफ इंश्योरेंस में सभी के पास बैंक इंश्योरेंस है, सभी के पास एजेंसी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ऑनलाइन सेल्स है। तो वहां पे आपको देखिए तो ग्रोथ कायम है, और रेंज जो है वो 16 से 17% की जो ग्रोथ इन्होंने कायम की है वो बहुत नैरो है, मतलब सभी की बराबर जैसी लगती है। तो बास्केट अप्रोच करिए, क्योंकि आप सेक्टर प्ले कर रहे हैं। आप कोई एक पर्टिकुलर कंपनी पे दाव लगाए, उससे अच्छा आप चारों चीजें एक साथ ले लीजिए, इक्वल प्रोपोर्शन में ले लीजिए। आप एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी ले लीजिए। तो आपका जो ग्रोथ है वो सारे सेक्टर को रेप्लिकेट या कर सकता है, उससे इंप्रूव कर हो सकता है। मैं आपकी राय ऑटो कंपनियों पर लेना चाह रही हूँ प्रकाश, क्योंकि हमने देखा ये बिक्री के आंकड़े थोड़े से इंप्रूव होते दिखाई दिए हैं, स्पेशली ऑन द टू व्हीलर साइड। अब फोर व्हीलर्स में एक सिरे से सबके अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन टू व्हीलर में आज का करेक्शन क्या मौका दे रहा है इन स्टॉक्स में पोजीशन लेने का? आप बाकी सब ये काउंटर्स देख लीजिए, सब में दबाव है। जी जी, नहीं देखिए, ये दबाव सेक्युलर है, इन द सेंस मतलब जो मार्केट में जो सॉफ्टनेस आई है उसकी वजह से कोई आंकड़ों में इस टाइप की वीकनेस आई नहीं। और ये कोई क्वार्टर ऐसा था भी नहीं, ये सॉरी महीना ऐसा था भी नहीं कि जहाँ पे बहुत सारे सेल्स की उम्मीद, बहुत बड़े सेल्स की उम्मीद, नंबर्स की उम्मीद करी जाए। अब जो सीजन आ रहा है, फेस्टिव सीजन, इसमें एक बड़ी यूनिक चीज हो रही है अर्षद भाई। आप अगर हीरो मोटो को डीलरशिप में किसी से बात करें जहाँ आपकी जान पहचान हो, तो आपको ये समझ आएगा कि पहली बार पिछले आई थिंक 3 साल, पैंडेमिक के बाद गिन लीजिए, 3 साल में ये फेस्टिव सीजन में जा रहे हैं जहाँ पे इन्वेंट्री डीलरशिप पे बहुत मिनिमल है। तो हो ये रहा है कि अब वो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के पीछे लगे हुए हैं कि भाई हमको जल्दी इन्वेंट्री आ जाए, क्योंकि अगर सेल पिकअप हुई तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री शायद आपको मिसमैच होने लगे या इन्वेंट्री की शॉर्टेज होने लगे। मतलब शॉर्टेज जैसा तो नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आपका वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है, और उसमें कस्टमर का डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे होने की होती है। तो हर एक डीलरशिप चाहता है कि भाई हमारे पास जो मॉडल की डिमांड हो वो हमारे पास रहे और हम एक हफ्ते के अंदर उसको परिपूर्ण कर सके। अब इंटरेस्टिंगली फेस्टिव सीजन के साथ साथ एक चीज और जो बड़ा ट्रिगर मुझे लगता है हो सकता है, वो है इंटरेस्ट रेट घटने की प्रक्रिया। अगर कहीं ना कहीं ये अंदेशा आने लगा मार्केट को कि जनवरी में, अगर अक्टूबर नवंबर आरबीआई अगर थोड़ी इंटरेस्ट रेट सॉफ्टनेस की बात करते हैं, तो लोन्स जो हैं वो उसकी कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। और टू व्हीलर में प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। आपकी ईएमआई अगर घटती है तो अफोर्डेबिलिटी में काफी, उस दायरे में काफी लोग आ जाते हैं। तो आई वुड बिलीव वो बड़ा ट्रिगर होगा। तो अगले 6-8 महीने बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। अब मेरा मेरा क्या मानना यह है कि हीरो मोटो में जगह ज्यादा है रूरल इकोनॉमी में पिकअप या डोमेस्टिक इकोनॉमी के पिकअप की वजह से। आइशर और टीवीएस थोड़े से नीश प्लेयर्स हो गए, और बजाज एक्सपोर्ट से कमा रहा है। तो आई वुड बिलीव हीरो मोटो वुड, अभी मार्केट का व्यू थोड़ा हीरो के लिए अलग है, बट आई थिंक एक कॉन्ट्रा बेट हो सकती है, यहाँ से अच्छा आपको मूव मिल सकता है। मैं इनफैक्ट रखना चाहूंगी, परहैप्स वो व्यू बदले हीरो मोटो या फिर दूसरी कंपनियों की तरफ। ओला इलेक्ट्रिक, जिसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट था, पहले तो स्टॉक लेकर आई है, कहाँ लिस्ट हुआ और आज हम देख रहे हैं फिर से 100 के आसपास ट्रेड होता हुआ।
ये जो बिक्री के आंकड़े आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि सितंबर का महीना परहैप्स वाज द वर्स्ट फॉर द कंपनी। एक लोएस्ट मंथली सेल्स देखने को मिली है और 49% का मार्केट शेयर जो फर्स्ट क्वार्टर में इनका था वो डिप होकर इस महीने के अंत तक 27% पर आ चुका है। तो बेसिकली इनको टक्कर मिली है दूसरी कंपनियों की तरफ से, जिसमें हीरो का प्ले है, जिसमें टीवीएस का प्ले है। प्रकाश, अब राय क्या है ओला इलेक्ट्रिक 100 पर? क्या दोबारा एंट्री के मौके या फिर थोड़ा सा ठंडा रहे स्टॉक पर अब जब तक वो नंबर्स में भी वो रिफ्लेक्ट ना हो? देखिए, ये जिस ऊंचाई पे पहुंचा था आईपीओ के तुरंत बाद, उसमें एक लो फ्लोट का फैक्टर बड़ा था। फंडामेंटल डिमांड तो मुझे नहीं लगता इतनी थी कि लोग चाहें कि ये हमारे पोर्टफोलियो में ऐसा रंग ला दे कि आगे चल के लॉन्ग टर्म में कोई फर्क पड़ेगा। कंपनी के ग्रोथ या इस सेक्टर की ग्रोथ को लेके ही अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितनी फास्ट ग्रो हो पाएगा और उसमें मार्केट शेयर कैसे पटेगा। मुझे नहीं लगता है इसको लेने में, मैं तो बिल्कुल लेने की राय नहीं दे रहा हूँ, बट किस भाव में लेना, अगर किसी को कंपल्शन है ही, अगर लेना ही है, तो ऑफ कोर्स क्लोजर टू इशू प्राइस वुड बी अ बेटर रेट। तो अब उसके लिए गिरावट की वेट आप करिए, हो सकता है ना भी आए, क्योंकि ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है सेंटिमेंटली ड्रिवन स्टॉक्स में। फंडामेंटली आई थिंक इट इज डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा है, और जो लोग ऊंचे लेवल्स पे फंसे हुए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो ये गिरावट देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने 123 पिछले महीने 123 था, आज 100 है। तो ऑलरेडी आपने एक महीने में इतना लॉस देखा है, जो हम लोग तो सारे साल के पोर्टफोलियो में देख के घबरा जाते हैं। इस टाइप की चीजों में थोड़ा सा दूर रहे तो अच्छा ही है। और लेकिन अगर फंस गए तो एवरेज करने की कोशिश ना कीजिए। इज माई सिंपल डिसीजन। सबसे ज्यादा सवाल मुझे यही आते हैं जब भी मैं लोगों को मिलता हूँ कि एवरेज करें क्या, कि ये वापस ऊपर आएगा तो हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। जो चीज सही नहीं है उसको एवरेज करना बिल्कुल मार्केट के लिए एक मार्केट का असूल होता है कि व्हाट इज नॉट वेरी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म क्वालिटी, उसको आप ज्यादा एवरेज की चेष्टा ना करें। पुराने भाव पे या तो लॉस बुक करें या उस भाव पे आके एग्जिट करें। ओके, और 76 उसका इशू प्राइस था, अगर आप लोग भूल गए हो तो। शुक्रिया प्रकाश हमारे लिए समय निकालने के लिए, माय प्लेजर, एंड थैंक यू। हैव अ गुड डे।